नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक व्यवस्था के मूल अंग के बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके पूर्व हमने सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उसके आवश्यक तत्व इत्यादि के बारे में चर्चा की है। आप जानते हैं, मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के मूल अंग के अंतर्गत संस्कृति, मूल्य, आदर्श, पद एवं कार्य, स्थिति और भूमिका, सामूहिकता, लक्ष्य प्राप्ति व्यवस्था, अनुकूलन, एकीकरण, तनाव नियंत्रण, समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है। संस्कृति, पार्सन्स के अनुसार संस्कृति सामाजिक व्यवस्था का आधार है। समाज की व्यवस्था संस्कृति पर निर्भर होती है। व्यक्ति की जो अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताएं जन्मजात होती है और कुछ आवश्यकताएं अर्जित होती है। व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन से रास्तों को अपनाएगा, किस प्रकार से अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, इसका निर्धारण संस्कृति के द्वारा होता है। संस्कृति व्यक्ति को ऐसे साधन उपलब्ध कराती है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति के व्यवहारों को निर्धारित करने के लिए आदर्श प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है और इन आदर्श प्रतीकों के द्वारा ही व्यक्तियों के मध्य एक दूसरे के साथ संवाद होता है, संप्रेषण होता है। संस्कृति के अनेक प्रतीकात्मक तत्व होते हैं। इन प्रतीकात्मक तत्वों को पार्सन्स ने 3 भागों में विभाजित किया है: ज्ञानात्मक प्रतीक, मूल्यांकनात्मक प्रतीक और भावात्मक प्रतीक। ज्ञानात्मक प्रतीक से उनका तात्पर्य है कि वह जो कर्ता को विश्वास पद्धतियों के निर्धारण में सहायता करते हैं और इन्हीं प्रतीकों की सहायता से कर्ता की विचार पद्धतियां और उसके विश्वासों का निर्धारण होता है। जातिवाद, पूंजीवाद आदि ज्ञानात्मक प्रतीक के उदाहरण हैं। मूल्यांकनात्मक प्रतीक, मूल्यांकनात्मक प्रतीक के अंतर्गत मानव जीवन और सामाजिक जीवन दोनों से संबंधित प्रतीकों को सम्मिलित किया जाता है। यह वे मूल्य हैं जो नैतिक मापदंडों पर आधारित होते हैं और इन प्रतीकों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतीकों के एक पक्ष जो कर्ता के सामने उचित और अनुचित मापदंडों को प्रस्तुत करते हैं, उनके अनुसार किए जाने वाले व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। इनकी सहायता से व्यक्ति ये जानने का प्रयास या प्रयत्न करता है कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भावात्मक प्रतीक के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतीकों के ये वह पक्ष हैं जो मानवीय भावनाओं से संबंधित है। ये व्यक्ति के भाव पक्ष का निर्देशन और संचालन करते हैं और इनका संबंध भावात्मक क्रियाओं से होता है। इस प्रकार मानव समाज की जो एक सामाजिक विरासत है, जिसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होता है, यह संस्कृति है। व्यक्ति संस्कृति के अनुसार अपने व्यवहारों का निर्धारण करता है और इस प्रकार वह सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मूल्य की व्याख्या करते हुए पार्सन्स ने लिखा है कि मूल्य प्रतीकों की वह प्रणाली है जो विकल्पों के चुनाव के मानक निर्धारित करती है, जो सबके लिए और समान रूप से खुली रहती है। पार्सन्स मूल्य सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कहते हैं कि यह सामाजिक जीवन के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला कार्य है विकल्पों का विश्लेषण और दूसरा कार्य है विकल्पों का चुनाव। मूल्य का पहला काम है विकल्पों का विश्लेषण करना। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से हम किस विकल्प का चुनाव करेंगे। मूल्य का काम इन्हीं विकल्पों की व्याख्या करना होता है।
विकल्पों का चुनाव, मूल्य का दूसरा काम है विकल्पों का चुनाव करना। इनका तात्पर्य यह है कि मूल्य सामाजिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और मूल्य के द्वारा ही हमारे व्यवहार, विश्वास निर्देशित और नियंत्रित होते हैं और इनके परिणाम स्वरूप ही समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। आदर्श। आदर्श समूह के वह मूल्य होते हैं जिन्हें समूह द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ये आदर्श प्रतीकों के रूप में, कविता के रूप में, कहावतों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। किसी भी समाज में आदर्श इस बात पर आधारित होते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आदर्शों के माध्यम से समाज व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करता है। प्रत्येक समाज अपने सामाजिक आदर्शों को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता है और इसका परिणाम यह होता है कि समाज इन आदर्शों की अपेक्षा होगी ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं करता। उसको पूरा विश्वास होता है कि उसके सदस्य इन आदर्शों के अनुसार अपना आचरण करेंगे और इससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, समूह में एकता बनी रहेगी। पद और कार्य या स्थिति और भूमिका। सामाजिक आदर्शों की अभिव्यक्ति रूढ़ियों, जनरीतियों, प्रथाओं और नैतिकता के द्वारा होती है। प्रत्येक समाज के सामाजिक आदर्श उस समाज की संरचना में व्यक्ति की स्थिति और कार्य, पद और भूमिका दोनों का निर्धारण करते हैं। जैसे फौज में भर्ती जो सिपाही का पद है, अध्यापक का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, ये सब स्थितियां हैं जिन्हें व्यक्ति प्राप्त करता है और उनके अनुरूप भूमिका का निर्वाह करता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का इसी प्रकार से एक सामाजिक पद होता है और व्यक्ति इस सामाजिक पद के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करता है। सामाजिक विभेदीकरण के द्वारा जटिल समाजों में व्यक्ति के पदों और कार्यों का निर्धारण होता है। व्यक्ति जिन कार्यों का संपादन करता है उनके निर्धारण में दो आदर्श महत्वपूर्ण होते हैं, तकनीकी आदर्श और सामाजिक आदर्श। तकनीकी आदर्श वे हैं जो कर्ता को उसके कार्यों के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक आदर्श वे हैं जो कार्यों को समाज के द्वारा निर्धारित आदर्शों के अनुरूप बनाते हैं। व्यक्ति जिन भूमिकाओं का निर्वाह करता है उनके पीछे उन व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना निहित होती है। उत्तरदायित्व की भावना के अभाव में व्यक्ति अपने कार्यों का संचालन नहीं कर पाता और उससे समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उपस्थित होती है। सामूहिकता। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में पार्सन्स सामूहिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन्स का विचार है कि परस्पर संबंधित मूल्य प्रतिमानों को सामूहिकता कहते हैं। वह आगे लिखते हैं कि सामूहिकता की परिभाषा का सामान्य मूल्य यह है कि व्यवस्था के साथ इसके सदस्यों के एकीकरण को सामूहिकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस एकीकरण का तात्पर्य यह है कि सामूहिकता के कारण सदस्य पर्याप्त परिस्थितियों के अंदर सामूहिक सामाजिक मूल्यों में भाग लेंगे और इनकी रक्षा करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का कार्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और साधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना होता है। स्वभावतः मानव की आवश्यकताएं अनंत है और उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसके विपरीत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन अत्यंत सीमित हैं। व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता में तब भाग लेता है जब सीमित साधनों के बाद भी उसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने की आशा रहती है। व्यक्ति के जीवन में निश्चित उद्देश्य और आदर्श होते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस शक्ति को विभिन्न संस्थाओं और समूहों के माध्यम से क्रियाशीलता प्रदान की जाती है और यह समूह और संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं और व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अनुकूलन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है और ऐसा करना उसके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए भी अनिवार्य है। आवश्यकताओं और साधनों में असंतुलन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनुकूलन करता है, अभियोजन करता है। यह अनुकूलन
नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में होता है। नकारात्मक अभियोजन वह है जिसके द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक प्रकोपों, सूखा, बाढ़ आदि से अपनी रक्षा करके सामाजिक व्यवस्था के साथ अनुकूलन करता है। सकारात्मक अभियोजन वह है जिसके द्वारा व्यक्ति को इतनी आय प्राप्त होती है कि वह अपनी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करता रहे। अभियोजन या अनुकूलन का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आय उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके और समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक हो। एकीकरण का तात्पर्य संगठन से है और यह संगठन सामाजिक व्यवस्था का आधार है। एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि समाज की विभिन्न इकाइयां और समूह एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, कर्तव्यों का निर्वाह करें। किसी भी समाज में एकीकरण तभी हो सकता है जब उस समाज के आदर्श और मूल्य पर्याप्त मात्रा में निश्चित हो और इन आदर्श और मूल्यों का व्यक्ति पालन करे, क्योंकि यह आदर्श और मूल्य समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं। प्राचीन काल में धर्म संगठन का आधार माना जाता था। आधुनिक युग में राजनीतिक शक्ति और प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को संगठन का आधार माना जाता है। पुरस्कार और दंड के माध्यम से समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। संगठन और विघटन दोनों सापेक्ष हैं। विघटन के बाद समाज का संगठन होता है। यह संगठन निश्चित व्यवस्था के माध्यम से होता है। सामाजिक विघटन में भी सामाजिक संगठन और व्यवस्था के तत्व छिपे होते हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिए सामाजिक संगठन या एकीकरण एक आवश्यक दशा है। समाज में सामाजिक विघटन आता है, देखने में आता है, परंतु उस विघटन के साथ ही समाज की शक्तियां क्रियाशील होती हैं और वापस एकता या एकीकरण या संगठन को स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तनाव नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि समाज निरंतर गतिशील है और गतिशीलता का यह परिणाम है कि समाज में निरंतर गतिशीलता के कारण जटिलता का विकास होता जाता है और इस जटिल समाज की विशेषताओं के साथ सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभाव मिलता है। जटिलता समाज के मूल्यों और आदर्शों को प्रभावित करती है। सामाजिक जटिलता और गतिशीलता परिणाम स्वरूप मूल्यों में तनाव और परिवर्तन को पैदा करती है। इस तनाव और परिवर्तन का परिणाम यह होता है कि समाज में विघटन होता है। विघटन के समय समाज की सामाजिक व्यवस्था संस्कृति द्वारा स्वीकृत सामाजिक प्रतिमानों की रक्षा करती है और उस तनाव को नियंत्रित करते हुए समाज में पुनः सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करती है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था तभी पर्याप्त रूप से स्थायी रह सकती है जब उसके सदस्य पर्याप्त रूप में समाजीकृत हों। सामाजिक व्यवस्था के उपयुक्त साधन संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक व्यवस्था में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व, प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में समाजीकृत हों। उनका समाजीकरण किया जाए, उनको आदर्शों और मूल्यों का ज्ञान दिया जाए ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के दबाव में समाज के सामाजिक मूल्यों के विपरीत कार्य ना करें। सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दशा सामाजिक नियंत्रण है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और समाज को एकता के सूत्र में बांधा जाता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक आदर्शों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है, अनुकूलन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के अनुसार कार्य करते हैं तो उससे सामंजस्य की स्थापना होती है, किंतु अनेक अवस्थाएं, अनेक दशाएं ऐसी आती हैं जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप वह समाज की सामाजिक व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत आचरण करने का प्रयास करते हैं और इस विपरीत आचरण की अवस्था में
सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से उनके आचरण को पुनः समाज अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति के वह व्यवहार जो सामाजिक व्यवस्था के विपरीत होते हैं उन्हें विचलनकारी या विघटनकारी व्यवहार कहते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक और संस्थात्मक पक्षों का भी उल्लेख किया है। वे संरचनात्मक पक्ष के अंतर्गत नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों के एकीकरण को सम्मिलित करते हैं। नातेदारी में परिवार एवं विवाह, प्रदत्त परिस्थितियां जिनसे समाज में आवश्यक व्यवहार करने के निर्देश प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति के मध्य किसी प्रकार की ईर्ष्या, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से मुक्ति प्राप्त होती है। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण उच्चता निम्नता के अंतर्गत है। अधिकार और सुविधाएं, दायित्व इसमें सम्मिलित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज का एक सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है। शक्ति व्यवस्था एकता, संतुलन को बनाए रखने के लिए, नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और संघर्ष को टालने के लिए शक्ति का व्यवस्था का होना आवश्यक है। सामाजिक मूल्यों का एकीकरण सामाजिक मूल्यों के एकीकरण से तात्पर्य है उचित और अनुचित व्यवहार से समानता एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास। संस्थात्मक पक्ष के अंतर्गत वह संबंधात्मक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं को सम्मिलित करते हैं। पद एवं भूमिकाओं की धारणा एवं पारस्परिक संबंध संस्थात्मक संबंध के अंतर्गत है। संबंधात्मक संस्थाएं के अंतर्गत शामिल है। उदाहरण स्वरूप विवाह, पति और पत्नी के संबंध। नियामक संस्थाएं यह स्वार्थ पर नियंत्रण लगाने का कार्य करती हैं, परंतु सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था के माध्यम से यह कार्य करती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं, इनका संबंध व्यक्ति से ना होकर समूह अथवा संपूर्ण समाज से होता है और यह संपूर्ण समाज के लिए कार्य करती हैं। उदाहरण स्वरूप धर्म, विश्वास, प्रतीक और सांस्कृतिक मूल्य, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। सामाजिक व्यवस्था के संगठनात्मक पक्ष का समाज की सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा विश्वास है कि सामाजिक व्यवस्था के मूल अंग से संबंधित यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप मेरे वीडियो को देखते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।